हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किस प्रकार के संघट्ट प्रत्यास्थी या अप्रत्यास्थी में वस्तु का संवेग जो है वो संरक्षित रहता है तथा गतिज ऊर्जा भी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, गतिज ऊर्जा जो है वो संरक्षित होगा अथवा नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि संघट्ट किस प्रकार का होगा। मान लीजिए कि दो कण है हमारे पास में कुछ इस तरीके से। हालांकि इन चीज़ों को हम दो कणों से समझ रहे हैं, लेकिन जो संघट्ट है वो दो से ज़्यादाओं का भी हो सकता है। मान लीजिए इसका गति u1 है और इसका u2 है, और यहाँ पे u1 जो है वो ज़्यादा है u2 से, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कुछ समय बाद टकराएंगे। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा जो है वो संरक्षित होगी अथवा नहीं, उस हिसाब से यहाँ पे जो संघट्ट है वो तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है एक ऐसा संघट्ट जिसमें प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर हो अथवा संरक्षित हो। इस तरीके के संघट्ट को बोला जाता है प्रत्यास्थ संघट्ट। वहीं दूसरे प्रकार का संघट्ट है अप्रत्यास्थ संघट्ट। उसमें जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है और जो अंतिम गतिज ऊर्जा है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को Ki से, अंतिम गतिज ऊर्जा को Kf से दर्शा दिया, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। वहीं तीसरे प्रकार के संघट्ट में भी यही चीज़ लगती है, लेकिन दूसरे प्रकार के और तीसरे प्रकार के, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें भी गतिज ऊर्जा बराबर नहीं होती है, प्रारंभिक और अंतिम। देखिए यहाँ पे टक्कर कुछ इस तरीके से होता है। ये मान लीजिए दोनों कण हैं, ये एक दूसरे से टकराएंगे। टक्कर के दौरान जो इनका आकृति है, ये दोनों जो कण हैं टकराने के बाद पूर्णतया उस चीज़ को वापस से प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए अभी के लिए ये v1 से चल रहा है, या v2 से, संघट्ट के दौरान, संघट्ट के बाद, और यहाँ u1 u2 से चल रहे थे। क्योंकि यहाँ पे जो आकृति है इन्होंने अपनी प्रारंभिक अवस्था जैसी वापस से पूर्णतया प्राप्त कर ली, इसलिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात कोई भी गतिज ऊर्जा क्षयित नहीं होता है यहाँ पे। तो इसको बोला जाता है प्रत्यास्थ संघट्ट, प्रत्यास्थ। और इसमें गतिज ऊर्जा जो है वो संरक्षित है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर है। वहीं दूसरे प्रकार के संघट्ट के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि है अप्रत्यास्थ। इसमें होता यह है कि मान लीजिए पहला कण है, ये दूसरा कण है, ये दोनों एक दूसरे से टकराए। टकराने के पश्चात अगर ये चिपक जाए एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से, मान लीजिए, तो इनका एक उभयनिष्ठ चाल होगा। मान लीजिए v, और यहाँ u1 था, यहाँ u2 था। अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी तो ऊर्जा बर्बाद होगी, क्योंकि यहाँ बंध बनेगा परमाणुओं के बीच में, तो वो ऊर्जा दरअसल गतिज ऊर्जा से ही आती है। यही कारण है कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं होती है। और जब ये कण एक दूसरे से चिपक जाएं तो ये अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है, अप्रत्यास्थ संघट्ट। वही बात करते हैं तीसरे प्रकार की, तो आप समझ ही जाएंगे, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ के बीच की स्थिति। इसको बोलते हैं आंशिक रूप से प्रत्यास्थ अथवा आंशिक रूप से अप्रत्यास्थ टक्कर। इस तीसरे वाले प्रकार को देखते हैं ये किस तरीके से होगा। ये पहला कण है, ये दूसरा है, इसकी गति u1 है, इसकी गति u2 है। अब जब ये टकराएंगे एक दूसरे के साथ, तो मान लीजिए कुछ इस तरीके की स्थिति बनती है, और फिर टकराने के पश्चात ये पुनः अलग हो जाएं। लेकिन इस बार अंतर इतना ये है कि अलग होने के पश्चात प्रारंभ में जैसे इनकी आकृति थी, ये उस चीज़ को पूर्णतया प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे गति हो गई u1 डैश, और ये इसकी हो गई u2 डैश। आकृति पूर्णतया प्राप्त न होने की वजह से यहाँ पे परमाणुओं में आप देख रहे होंगे विकृति आई है। इस विकृति के लिए थोड़ी सी ऊर्जा तो लगेगी ही, दरअसल वही ऊर्जा आती है गतिज ऊर्जा से। इसलिए यहाँ पे भी जो गतिज ऊर्जा प्रारंभिक है वो अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं होती, और इस चीज़ को बोला जाता है आंशिक रूप से प्रत्यास्थ अथवा आंशिक रूप से अप्रत्यास्थ टक्कर। तो यहाँ लिख देते हैं आंशिक रूप से प्रत्यास्थ या फिर आंशिक रूप से अप्रत्यास्थ। ठीक है, अब बात करते हैं हम संवेग की। देखिए, संघट्ट कोई सा भी हो, संवेग तो संरक्षित होता ही है सदैव। कारण समझते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु के ऊपर अगर F बल लग रहा है, अथवा किसी निकाय के ऊपर अगर F बल लग रहा है, तो ये बराबर होता है उसके रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर के। अब क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो संघट्ट के दौरान जो निकाय है, अर्थात पहला कण और दूसरा कण जो आपस में टकरा रहे हैं, उनके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, और आंतरिक बल होता भी है तो वो एक दूसरे से कट जाते हैं, अर्थात वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पे अगर इस चीज़ को मैं दिखाना चाहूँ तो ये पहला वाला कण है, ये दूसरा है, ये कुछ गति से आ रहा है, ये कुछ गति से आ रहा है, ये v1 था, ये v2 था। अब जब ये टकरा रहे होंगे, टकराने की मध्य अवस्था अगर यहाँ पे बनाएं, तो मान लेते हैं कुछ इस तरीके से टकराते हैं, तो मध्य अवस्था में आप देखेंगे कि जो ये वाला कण है इसको इधर की तरफ ढकेल रहा होगा,
मान लीजिए n बल से, वहीं जो ये वाला कण होगा वो इसको इधर की तरफ ढकेल रहा होगा n बल से। तो दोनों ही क्योंकि संधि में उपस्थित हैं अथवा जोड़े में उपस्थित हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए अभी भी अगर आप देखेंगे तो कुल बल तो शून्य ही है निकाय के ऊपर, और अंतिम अवस्था में मान लीजिए कुछ इस तरीके से ये हो गए वापस से। ऐसे भी हो सकते हैं जुड़ भी जाएं, वो निर्भर करेगा संघट्ट के प्रकार पे। इसलिए यहाँ पे बोलेंगे कि F सदिश जो है वो शून्य है, अर्थात निकाय के ऊपर बाहरी बल जो है कुल वो शून्य है, अथवा उसका प्रभाव अगर शून्य है तो यहाँ पे जो P सदिश है वो दरअसल नियत होगा, ये नियतांक होगा, तभी तो इसका अवकलन शून्य होगा समय के साथ। अर्थात क्योंकि ये चीज़ जो है वो किसी भी संघट्ट के ऊपर लगाई जा सकती है, इसलिए तीनों ही संघट्ट में, तीनों ही प्रकार में संवेग तो संरक्षित होती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं P संरक्षित। तो अब इस मुख्य उदाहरण चलिए प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है किस प्रकार के संघट्ट अर्थात प्रत्यास्थी अथवा अप्रत्यास्थी में वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। तो हमने देखा कि संघट्ट चाहे प्रत्यास्थी हो चाहे अप्रत्यास्थी हो, चाहे आंशिक रूप से प्रत्यास्थ अथवा अप्रत्यास्थ हो, तीनों ही प्रकार के संघट्ट में संवेग तो सदैव संरक्षित रहता है। दूसरा बात करते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो होती है वो केवल और केवल प्रत्यास्थी अवस्था में संरक्षित होती है, अर्थात इस पहली वाली स्थिति में। लेकिन जो अप्रत्यास्थी संघट्ट है उसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होता है, वहां संवेग तो संरक्षित होता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।